हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम अपक्षय के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में वेदरिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदरिंग क्या होता है और इरोजन के बारे में। अगर देखा जाए तो ये अपर्दन और अपक्षय देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। तो आज हम केवल अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अपक्षय क्या चीज़ है। वेदरिंग क्या होती है, अपक्षय क्या होता है? एक ही जगह पर चट्टानों का अक्षय होना, उनका नष्ट होकर उनके टुकड़े हो जाना और वहीं पर गिर जाना, वो भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है, रासायनिक प्रक्रियाओं भी द्वारा भी हो सकता है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकता है। इसको कहते हैं अपक्षय। और ये एक स्थैतिक क्रिया होती है, यानी स्थानीय क्रिया होती है एक ही जगह पर। इसके तीन प्रकार होते हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैव अपक्षय। भौतिक अपक्षय के बारे में अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर। इसमें भौतिक या यांत्रिक कारक जैसे जल, सूर्य ताप, तुषार, वायु दाब आदि का योगदान होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं: ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर विघटन होता है। ताप के कारण छोटे कणों के अंदर भी विघटन होता है। तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होता है। ताप और वायु के कारण अपर्दन होता है। दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का टूटना होता है। सबसे पहले हम तुषार के बारे में पढ़ेंगे कि तुषार कैसे अपक्षय करता है किसी भी चट्टान का। ये देखिए, ये एक चट्टान है। ये एक चट्टान है। इस चट्टान के अंदर ये दरारें हैं। इन दरारों के अंदर पानी घुस जाता है, और पानी घुसकर क्या होता है, जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, तो वो बर्फ जम जाती है। उसको जम जाता है। 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो पानी जम जाएगा। जब जम जाता है तो वो एक प्रेशर बनाता है साइड में, क्योंकि उसका घनत्व अधिक हो जाता है। वो फैलाता है इस चट्टान को। जैसे ये चट्टान फैलेगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर वो नीचे गिरने लग जाएगी। ऐसे धीरे 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 टाइम के साथ जैसे बढ़ता जाएगा, उसमें इस चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होकर गिरते जाएंगे। इसका अक्षय होता जाएगा, और चट्टान का जो स्वरूप है वो भी बदलता जाएगा। इसमें देखिए, तुषार, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग में क्या है, ये एक ब्लॉक है। ये 6 स्क्वायर मीटर का ब्लॉक है। ये जब इसके अंदर छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ये दरारें आ गई, और वो खुलती चली जाती हैं दरारें, खुलती चली जाती हैं दरारें, तो उसका जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाता है। 6 स्क्वायर मीटर की बजाय अब वो 12 स्क्वायर मीटर का हो गया है। उसकी दरारें खुलती जाती हैं, उसका स्पेस बढ़ता जाता है। ऐसे जब समय बीतता जाता है, समय के साथ साथ ये दरारें और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। फिर इसका 24 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। तो जो अपक्षय होता है वो इन चीजों को फैलाता है, इन चीजों के टुकड़े छोटे छोटे करके नीचे गिराता है। लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि वो टुकड़े इसके बिल्कुल साथ ही यहीं गिर जाते हैं, ना कि बहकर, ना कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन को इसके अंदर जोड़ दिया तो वो अपर्दन हो जाएगा। हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है कि ये एक स्थानीय क्रिया है, अपक्षय। जब तक वो यहां पड़े हैं टूटकर, विखंडित होकर, तब तक अपक्षय है। जैसे ही ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तो वो अपर्दन में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन अभी हम केवल अपक्षय के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्सफोलिएशन क्या होता है, अपशल्कन क्या होता है, अपपत्रण क्या होता है। जैसे उष्ण मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय और मानसूनी जलवायु, इन प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण कभी कभी चट्टानों की ऊपरी सतह गर्म होकर अंदर की अपेक्षा कर ठंडी सतह से अलग हो जाती है। देखिए जैसे कोई भी एक ये चट्टान है, ये सूर्य है, तापांतर बहुत अधिक है, तापमान, इसकी किरणें सीधी गिरती हैं। अब इसके ऊपरी हिस्से का जो तापमान है वो तापमान बढ़ जाएगा, यहां का तापमान बढ़ जाएगा। नीचे का इसके अंदर का तापमान होगा, वो तापमान और इस तापमान में अंतर रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, इस ऊपर वाले हिस्से के और नीचे वाले हिस्से के अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा इससे अलग हो जाता है तापमान के कारण, तापांतर के कारण। ये ठंडा रहता है इसकी अपेक्षाकृत, ये गर्म रहता है, इसलिए इसकी ऊपरी सतह है वो अलग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप अपने घर में अपनी छत के ऊपर हम पुराने घड़ों को रख देते हैं, आपने देखा होगा पुराने घड़ों को रख देते हैं, कुछ समय के बाद हम देखते हैं 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, वहां उसके ऊपर की जो परतें हैं वो उतरकर नीचे गिरी हुई मिलती है हमें, पतली पतली परत। वो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, ऊपर की सतह और नीचे की सतह के अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, इसलिए वो, यानी तापांतर, इसलिए वो परतें उतर जाती हैं। इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन, यानी ऊपर की परत का उतरकर गिर जाना, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन या अपशल्कन बोलते हैं इसको। ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखिए ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, लेकिन इस चट्टान का टेम्परेचर के कारण ये 2 हिस्से हो गए इसके। टेम्परेचर यानी तापांतर, टेम्परेचर अकेला टेम्परेचर नहीं, जो डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसके कारण इसके 2 हिस्से हो गए। ये एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है एक्सफोलिएशन का। ये भी देखिए, ये एक अपक्षय का बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये कभी ये चट्टानें, ये पूरी की पूरी ऐसे चट्टानें होती थी कभी, लेकिन अपक्षय हो करके ये नीचे गिरता गया, यहां से कटाव होता गया, ये चट्टानों का अक्षय होता गया और ये चट्टानों का जो स्वरूप है वो बदलकर कुछ और ही हो गया है। ये देखिए इसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि ये चट्टानें स्टार्टिंग से ही ऐसे कटी हुई थी, ऐसी नहीं थी ये। स्टार्टिंग में ये ऐसी पूरी एक संपूर्ण चट्टान थी, लेकिन अपक्षय, वो चाहे अपक्षय इसका भौतिक कारण से हो, चाहे वो रासायनिक कारण से हो, चाहे वो जैविक कारण से हो, इन सभी कारणों से इनका अपक्षय हो गया, यहाँ से ये कटाव हो गए, ये छोटे छोटे टुकड़े इनके यहाँ से कटकर नीचे गिर गए। ये है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के अंदर क्या होता है, इसमें चट्टान की संरचना के अंदर परिवर्तन आ जाता है। किन कारणों से? रासायनिक जो कार्रवाई होती है, रासायनिक जो एक एक्टिविटीज होती है उसके कारण। अब रासायनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन गैसों का बहुत
इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। जैसे इसके चार इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, कार्बोनेशन क्या है, सिलिका का जो डीसिलिकेशन क्या है, और हाइड्रेशन क्या है, इसके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है रूट सेक्शन का, यानी जो पौधे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो कैसे, जो ये एक इस भौतिक कारण में भी आता है और ये जैविक कारण में भी आता है। भौतिक कारण में इसलिए आता है कि जैसे ये एक चट्टान है, अब इस चट्टान के अंदर एक छोटा सा बीज यहां से उगा, पौधा बना, बहुत बड़ा पेड़ बना। इसने अब क्या किया, इस चट्टान को यहां से दो भागों में तोड़ दिया इसको, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये चट्टान का ये वाला टुकड़ा इधर गिर जाएगा, ये वाला इधर गिर जाएंगे, यानी इसका अपक्षय होता चला जाएगा। देखिए इसके अंदर भी देखिए, पौधे की जड़, यहां पर एक छोटा सा पौधा हुआ और ये पेड़ बन गया, लेकिन इसने इन पत्थरों को इधर से उधर धकेल कर इसका अपक्षय कर दिया। जैविक अपक्षय कैसे होता है? वनस्पतियां, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी चट्टानों को विखंडित करने में सहयोग करते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो बिल बनाते हैं, मृदा को खोदकर उसको कमजोर कर देते हैं। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य माइनिंग करता है। बहुत से, जैसे कोई भी है, बिल्डिंग मटेरियल जितना भी आता है हम सारा का सारा चट्टानों से लेते हैं। कोई रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ये सभी के सभी इनके अंदर पत्थर, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, ये चीजें इनके अंदर यूज होती हैं। पुल बनाना है किसी प्रकार का, तो मनुष्य भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपक्षय के अंदर। कीड़े मकोड़े हैं, किसी भी उसके अंदर छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, कमजोर कर देते हैं वो उसको, फिर कमजोर होने के बाद फिर हवा पानी दबाव उनके ऊपर पड़ता है तो वो टूटकर फिरने लगते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, जब भी पेड़ पौधे जानवर अपने अंतिम क्षणों में आकर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके अंदर से एसिड निकलता है, वो भी चट्टानों को कमजोर करता है, उनसे भी उसका अक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय के बारे में सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलकर जो लोहे युक्त जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि चट्टानों के अंदर लोहा नहीं होता, हम ये लोहा जो आता है वो चट्टानों के अंदर से, जमीन के अंदर से हम खोद कर बाहर लेकर आते हैं। बहुत सी चट्टानें ऐसे होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आपके अरावली की जो यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं आपके आसपास में, जैसे यहाँ तोशाम के अंदर पहाड़ियाँ हैं, कुछ दादरी के अंदर पहाड़ियाँ, फरीदाबाद के अंदर पहाड़ियाँ हैं, इनमें काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें से एक आयरन भी होता है। आयरन जिस भी चट्टान के अंदर होगा, जहां भी होगा, जब उसके ऊपर ऑक्सीजन युक्त पानी की बरसात होगी, उसको दोनों चीजें साथ में मिल जाएंगी, तो वहां पर आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, जंग लग जाएगा। और वो जैसे ही जंग लगेगा, क्या होगा आपको पता है? जंग लगने के बाद परत जम जाती है, परत जमने के बाद थोड़ी देर में वो ऊपर से उतरने लग जाती है, अक्षय होने लग जाता है उसका। तो ये एक प्रकार का अक्षय है।
हाइड्रेशन क्या होता है, जलयोजन क्या होता है? जब खनिज पदार्थ जल में रासायनिक क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है तब हाइड्रेशन होता है। इस क्रिया के द्वारा चट्टानें जल सोख लेती है और आयतन में वृद्धि हो जाती है। देखिए ये एक चट्टान है। जब जल के अंदर खनिज पदार्थ घुल जाते हैं और वो चट्टान के अंदर चले जाते हैं, अब चट्टान के अंदर कोई चीज की एंट्री होगी तो क्या होगा, ये चट्टान फूल जाए, इसका आयतन बढ़ जाएगा। ये चट्टान का आयतन के विस्तार के कारण क्या होगा, उसमें तनाव की स्थिति पैदा होगी। तनाव होगा तो ये क्या है, ये फैलकर टूटने लग जाएगी। ये धीरे धीरे फैलकर ऐसे टूटने लग जाएगी। फेल्सफर जो खनिज होता है, जब उसमें हाइड्रेशन की जो क्रिया होती है तो वो कायलिन में बदल जाता है। कायलिन एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसमें बदल जाता है। तो ये हाइड्रेशन का आपने याद रखना है कि पानी के अंदर जब खनिज मिल जाते हैं और वो चट्टान के अंदर घुस जाते हैं तो वो चट्टान फैलकर टूटने शुरू हो जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है उसका। विलयन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं घोल। चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेंधा नमक, जिप्सम वर्षा के जल में आसानी से घुल जाते हैं। आपको पता हो तो पाकिस्तान के अंदर सेंधा नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं। सेंधा नमक और जिप्सम दो ऐसी चीजें हैं, जैसे उनके ऊपर बारिश होगी तो वो घुलकर घोल बनकर बहना शुरू हो जाता है। वो पहाड़ों से नीचे बहना शुरू हो जाता है और इसका अक्षय हो जाता है, यानी टूटकर बिखरने लग जाती है, जिसको हम अपक्षय बोलते हैं। कार्बोनेशन, साधारण जल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की शैलों को घोल नहीं पाता, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वो एक कार्बनिक एसिड बनती है। इस एसिड का विशेष रूप से उन चट्टानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व क्या होता है, कार्बनिक एसिड में घुलकर कार्बोनेट घुलनशील बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट के अंदर बदल जाते हैं और इस प्रकार चूने का पत्थर, संगमरमर और जिप्सम पानी में घुल जाते हैं। फलस्वरूप इन खनिजों से निर्मित चट्टानें कमजोर हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अभी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये पहाड़ों के अंदर का एक दृश्य है। जैसे ऊपर किसी दरार से पानी घुसा, ऊपर किसी दरार से इनके अंदर पानी घुसा, लेकिन अंदर क्या हुआ, अंदर चूना और जिप्सम की मात्रा थी इनके अंदर। यहाँ ये जो कटाव है, यहाँ पर चूना और जिप्सम था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये पानी के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो इसने इसको घोल दिया और वो घोलकर चला गया और ये खाली यहाँ पर एक गुफा टाइप बन जाती है, कंदराएं बन जाती है। आपको हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर काफी सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे ज्वाला जी की गुफा, वैष्णो जी की गुफा जो है वो इसी प्रकार से बनी हुई है। ये भी देखिए, सेम ये भी ऐसे एग्जाम्पल है। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का असर, वो कैसे अक्षय करता है। स्टार्टिंग में ये जो मीनार थी इसके ऊपर आपको ये खुदाई दिख रही है कि ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जब कुछ समय के बाद पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बारिश के अंदर गिरता है तो इसने इसका अक्षय कर दिया, इसका नष्ट कर दिया इसको ये देखिए, अब आप इसको यहां से पढ़ नहीं सकते, इसको यहां से पढ़ नहीं सकते, आप इसको केवल यहां बचा हुआ है। जैविक अपक्षय क्या होता है? जैविक अपक्षय के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य कैसे चट्टानों को विघटित करते हैं।
कीड़े मकोड़े बिल बना लेते हैं, मिट्टी को कमजोर कर देते हैं। मनुष्य उस चट्टानों को खोदकर अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरी करता है। जैविक कारक जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मानव आदि शामिल होते हैं। इसमें दो प्रकार से, मुख्य प्रकार से होते हैं, जैसे वनस्पति अपक्ष है, जैविक अपक्ष है, मानव अपक्ष है। इनमें यांत्रिक और रासायनिक दो प्रकार के मुख्यतः अपक्ष किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे जीव जंतु, छोटे छोटे जानवरों ने इस चट्टान के अंदर बहुत सारे बिल बना दिए हैं। अब ये चट्टान क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे ये गिरना शुरू हो जाएगी। अगर हम पेड़ पौधे की, वनस्पति की बात करें तो ये देखिए, इस पेड़ ने इस चट्टान के अंदर अपनी जड़ों से इसको दूर धकेल कर गिरा दिया है। इसमें देखिए, ये जो आपको एक लंबी सी दरार जो दिखाई दे रही है, ये दरार पहले नहीं थी, लेकिन ये जो पेड़ है ये इसके अंदर उगते गए, इन्होंने इसको धकेलना शुरू किया, जड़ें मोटी होती चली गई और इस पूरे के पूरे दो हिस्सों के अंदर इसने बांट दिया। और जब ये पेड़ और बड़े हो जाएंगे तो ये हिस्सा इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, ये इसका अपक्ष हो जाएगा। तो ये एक जैविक अपक्ष का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये मानव के द्वारा जो माइनिंग्स है, ये पहाड़ों को खोदकर मानव अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। चाहे वो उसको घर बनाना है, चाहे वो उसको रोड, बिल्डिंग, पुल कुछ भी बनाना है, उसके लिए उसको इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए, इसके अंदर अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन जब ये बड़े होते जाएंगे तो जड़ों का फैलाव होगा, जड़ों का फैलाव होगा तो चट्टानें एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे और वो टूटना शुरू हो जाएंगे। हाउ इज सोयल मेड? मिट्टी कैसे बनती है? ये स्लाइड छोटी सी स्लाइड है, लेकिन इसके अंदर बड़ी काम की जानकारी है, आपको आगे भी काम आएगी। ये देखिए, ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है जिसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। मिट्टी बनने के लिए चट्टानों की आवश्यकता होती है, चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। वो आपको बता देते हैं कैसे बनती है विद इन 60 सेकेंड। जैसे चट्टानों का अपक्षय शुरू हुआ, ये फ्रोस्ट से हुआ, टेम्परेचर से हुआ, जो भी हुआ, ये यहाँ आकर ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर गिर गया, जिसको फाइन पेरेंट मटेरियल, यानी इससे जो टूटा तुरंत तो वहीं उसके पास गिर गया। ये यहाँ तक है अपक्षय। ये विंड के कारण हो सकता है, रेन के कारण, हेल, आइस, हीट, कोल्ड, इनके कारण जो वेदरिंग हुई वो यहाँ पर मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? ऐसा तो है नहीं कि केवल पत्थर के टुकड़े हैं। इन पत्थर के टुकड़ों के अंदर मिनरल्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन्स भी हो सकता है, एल्युमिनियम, सिलिका, अलग अनेक प्रकार के इनके अंदर, सैंड, क्वार्ट्ज, बहुत सारी चीजें इनके अंदर मिलकर होती है, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं। क्योंकि चट्टानों के अंदर ये अगर चीजें होंगी तो उनके टुकड़ों के अंदर भी जाएंगे। अब क्या होता है, ये यहां से बहकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो इनका साइज भी बहुत महीन हो जाता है। जहां पर भी ये शिफ्ट होकर जहां पर डिपॉजिट हो गए, मान लीजिए यहां पर डिपॉजिट हो गए, तो यहां पर इन्होंने एक मैदान का निर्माण कर दिया। मिट्टी, यहां पर मिट्टी की परत जमनी शुरू हो गई। तो ये मिट्टी का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसका एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत के अंदर गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान माना जाता है भारत के अंदर। ये इसे मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन राजस्थान, यहां से राजस्थान से लेकर
और यहाँ सुदूर बिहार तक ये गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान ही यहाँ पर क्यों बना? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय, ये हिमालय। अब इस हिमालय का अपक्षय हो करके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विखंडित होकर के नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा वो अपक्षय हुई जो कण है वो यहाँ पर बिछा दिए गए इस मैदान के अंदर। तब ये मैदान बना, गंगा का मैदान। तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। आपको आगे सेमेस्टर में, कई सेमेस्टर्स के अंदर काम आएगा ये। अब पढ़ते हैं अपक्षय की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहले दैनिक तापांतर। जहां पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक होगा वहां पर अपक्षय की जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा। कैसे सबसे ज्यादा होगा? वो ऐसे होगा जैसे दैनिक तापांतर समझ लीजिए। पहले तो क्या होता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर का सबसे ऊपर का सिरा, मान लीजिए वहां पर सबसे ऊपर का सिरा 50 डिग्री, सबसे नीचे का है 20 डिग्री, यानी रात को 20 डिग्री चला जाता है। तो इनका जो दैनिक तापांतर है वो हुआ 30 डिग्री। जहां पर ये सबसे ज्यादा होगा तो वहां पर अपक्षय की होने की जो संभावना है वो सबसे अधिक होगी। यहां पर भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा होगा। उष्ण और जो जलवायु, आर्द्र जलवायु के क्षेत्र होते हैं, जैसे विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा अपक्षय होता है। अगर हम रासायनिक की बात करें, रासायनिक अपक्षय की बात करें, तो उसके अंदर जो अपक्षय होता है वो सबसे ज्यादा आर्द्र जलवायु के अंदर होता है। शीत और शीतोष्ण जलवायु, इसके अंदर भौतिक अपक्षय अधिक होता है, रासायनिक बहुत कम होता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो हिमाच्छादन के कारण अपक्षय की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये देखिए जो आर्कटिक क्षेत्र है जहां पर बर्फ पड़ी रहती है, और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वहां पर भी परमानेंट 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इन क्षेत्रों के अंदर हम मानकर चलते हैं कि अपक्षय होने की ना की संभावना है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र जैसे भारत है, भारत के आसपास के जो एरिए हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ पर रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के जो अपक्षय हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चट्टान की संरचना। चट्टान की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपक्षय के लिए, क्योंकि चट्टान बहुत ज्यादा कठोर होगी तो कम होगा अपक्षय, चट्टान थोड़ी कमजोर होगी, नरम होगी तो वहां पर अपक्षय ज्यादा होगा। चट्टान के अंदर घुलनशील अगर खनिज हो गए तो वहां पर रासायनिक जो अपक्षय है वो अधिक होगा। अगर चट्टान हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसकी परतें, इसके अंदर परतें हॉरिजॉन्टल है अगर, तो अपक्षय होने की जो दर है वो कम होगी। लेकिन अगर चट्टान वर्टिकल है, चट्टान के अंदर परतें वर्टिकल हैं इस तरह से, तो जो अपक्षय है वो जल्दी होगा, उसकी दर अधिक होगी। क्यों हो गया दर होगी? क्योंकि जो पानी इसके अंदर घुसता है वो वर्टिकल दूर तक घुस जाता है, आगे उसको परत, लेटी हुई परत नहीं मिलती, तो उसका अपक्षय जल्दी होता है। जलवायु। जलवायु के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जहां पर आर्द्र होगा वहां पर रासायनिक ज्यादा होगा, जहां पर शुष्क होगा वहां पर यांत्रिक या भौतिक ज्यादा होगा, ठंडी जलवायु के अंदर बहुत कम होगा, जबकि रासायनिक अपक्षय गर्म और आर्द्र जलवायु के अंदर अधिक होगा। शथलाकृति। शथलाकृति भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे मान लीजिए किसी चट्टान के अंदर ढाल बहुत कम है, ये कोई चट्टान है इसके अंदर ढाल बहुत कम है, ढाल बहुत कम है तो इसके ऊपर से जो गिरने वाला मलबा है वो बहुत धीरे धीरे आएगा, तो वो अपक्षय कम कर पाएगा। और एक मान लीजिए कि ये ऐसे बिल्कुल खड़ी ढाल वाला एक बहुत बड़ा चट्टान है, यहाँ से अगर कोई चीज का विखंडन होगा तो बड़ी तेजी से नीचे आएगा,
तेजी से नीचे आएगा तो वो कटाव करता हुआ लेकर आएगा। यानी यहाँ पर इन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ तेज ढाल होगी वहां पर अपक्षय ज्यादा होगा, कम ढाल होगी वहां पर अपक्षय कम होगा। प्राकृतिक वनस्पति, मरुभूमि के अंदर प्राकृतिक वनस्पति कम होती है तो वहां पर कम होगा जैविक अपक्षय। प्राकृतिक वनस्पति जो हमारे विषुवतीय जो एरिया होते हैं, जहां पर मानसूनी जलवायु है, वहां पर अधिक होता है, वहां पर वनस्पतियां अधिक होती हैं, तो वहां पर जैविक अपक्षय की जो रेट है वो भी अधिक रहेगी। वैसे आपने अभी तक तो यही सुना होगा कि जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जमीन को संगठित करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। ये बात सही है, जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ये अपक्षय का कारण भी होते हैं, नियोजन का कारण भी होते हैं। ये दोनों तरह के फैक्टर्स को निभाते हैं। ये मिट्टी को बांधे भी रखते हैं, लेकिन पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर ये मिट्टी को तोड़ने का काम भी करते हैं, उनका अपक्षय का काम भी करते हैं। ये था आज के लिए आपका अपक्षय का।